आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। हमारे इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एक सर्किट के अंदर हम बात करें तो एक सर्किट के अंदर वायर होती है, बैटरी होती है, की होती है। ठीक है, और इन्हीं वायर के अंदर या फिर ये जो करंट फ्लो होती है, इसी में एक और फैक्टर हमने पढ़ा था ओम्स लॉ के अंदर। अगर आपने ये रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा है कि क्या होता है रेजिस्टेंस, तो आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो ओम्स लॉ वाला देख सकते हो। उसके अंदर रेजिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो रजिस्टर होता है, उसका हिंदी में मतलब होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ? विरोध करना। किसका? करंट का। यानी कि जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो रजिस्टर होते हैं, वह एक्चुअली में क्या करते हैं? करंट का विरोध करते हैं, रजिस्ट करते हैं। रजिस्ट का मतलब होता है उसको रोकने का काम करते हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस किसी सर्किट के अंदर होगी, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम क्या होगा? करंट फ्लो होगा। हमेशा याद रखना, किसी भी सर्किट के अंदर अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रजिस्टर ज़्यादा लगा हुआ है, तो करंट उसमें क्या होगा? हमेशा कम फ्लो होगा। अब यही जो रजिस्टर होता है ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, मतलब कब ज़्यादा होता है, कम कब होता है। ठीक है, वही हम इसमें पढ़ेंगे। देयर आर 3 फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर होते हैं रजिस्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑन अ लेंथ ऑफ अ वायर। एक वायर मान लीजिए, कोई भी एक वायर, जो भी कॉपर की वायर, एल्युमिनियम की वायर, अगर उसकी लेंथ पे किस तरह से डिपेंड करेगा? ये आर जो रजिस्टर होता है वो लेंथ पे इस तरह से डिपेंड करता है कि वो आर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि जो रजिस्टर होता है वो लेंथ के, वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी लंबी वायर होगी, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी ना वायर की, उतना ज़्यादा क्या होगा? रजिस्टेंस होगा, और उतनी ही करंट क्या होगी? कम फ्लो होगी। अगर हमें कहीं पे करंट ज़्यादा फ्लो करवाना है तो वायर की लेंथ क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी, तभी करंट ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, और जितनी ज़्यादा वायर लंबी होगी, जितनी ज़्यादा लंबी वायर होगी लेंथ ऑफ द, उतना ज़्यादा रजिस्टर होगा। जितना ज़्यादा रजिस्टर होगा करंट उतना ही कम होगा। ठीक है, रजिस्टर का काम ही है करंट को रोकना, उसको बहने नहीं देना। ठीक है, प्रतिरोध करना। इसका हिंदी में मतलब रेजिस्टेंस को हिंदी मीडियम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, इससे डायरेक्ट पता चल जाता है कि प्रतिरोध का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। ठीक है, और यहाँ पे आर क्या काम करता है? करंट को रोकने का काम करता है, बस इसका यही काम है। ऑन इट्स एरिया, सेकंड किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। यानी कि वायर की जो एरिया होता है, मान लो कि हमारे पास एक वायर है, मतलब मैं थोड़ा जूम करके बता देती हूँ आपको। ये वायर है, ठीक है। अब वायर को मैंने इसे कट कर दिया दोनों तरफ से, तो इस टाइप से थोड़ा सा दिखेगा, जूम करेंगे तो अपन दिखेगा ना इतना, इस तरफ से। तो ये जो वायर की ये जो एरिया निकलेगा ना, किस तरह से निकलेगी? ये समझ लो आप कि ये वायर क्या सर्किल के रूप में होगा एक, और यहाँ पे इसकी रेडियस वगैरह होगी। ठीक है, तो ये इसका एरिया होगा, कितनी मोटी है, समझ रहे हो? मोटी से समझ लो इसका जितना एरिया होगा। यानी कि एक वायर तो इतनी है, ठीक है, एक वायर ये है, और एक वायर ये मेरी उंगली समझ लो। तो इन दोनों में से किसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा? मेरी उंगली का। यानी कि अगर ये जो मेरी उंगली है, इसका जो एरिया है वो ज़्यादा होगा। यानी कि अगर इतनी मोटी वायर है, मेरी उंगली के बराबर मोटी वायर है, तो जो रजिस्टर होगा वो इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रजिस्टर इज़ द इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। यानी कि जितनी मोटी वायर होगी, जितना उसका एरिया ज़्यादा होगा, उतना ही रजिस्टर कम होगा। यानी कि उतनी ही ज़्यादा करंट ज़्यादा फ्लो होगी। मतलब मोटी वायर के अंदर करंट ज़्यादा फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि उसमें रजिस्टर क्या होता है? कम होता है। भाई कोई रोकने वाला ही नहीं होगा तो करंट अपने आप फ्लो हो जाएगी ना, बस यही वाली बात है। और इसमें ये पतली ये वायर, तो ये थोड़ी वायर इससे पतली है, तो इसके अंदर क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रजिस्टर क्या होगा? ज़्यादा। ये पतली है ना, क्रॉस सेक्शन है ना, इसका एरिया कम है इस उंगली के मुकाबले। ये मोटी है, मतलब ये पतली है और ये थोड़ी मोटी है मेरी उंगली, तो इसका रजिस्टर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये डिपेंड कैसे करता है? डिपेंड करता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनडायरेक्टली का मतलब पता है ना, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, इसको घटाओगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितनी मोटी वायर होगी उतना ही रजिस्टर क्या होगा? कम होगा, और करंट उतना ही क्या होगा? ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, बहुत आसान है ये तो, बस इन दोनों पे। और तीसरा क्या होता है? थर्ड होता है अपना, सॉरी यहाँ पे मैंने थर्ड नहीं लिखा है, तो थर्ड में लिख देती हूँ यहाँ पर, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। थर्ड होता है जो अपना जो रजिस्टर होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द वायर। मटेरियल
मटेरियल ऑफ द वायर, यानी कि नेचर, मटेरियल कौन से मटेरियल का बना है, मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है, थर्ड बहुत सिंपल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस नॉर्मल हमको पता होना चाहिए कि मटेरियल ऑफ द नेचर। ठीक है, यानी कि जिस भी मेटल से ये जो वायर बना है उसका नेचर कैसा है, वो बहुत अच्छा कंडक्टर है, वो इंसुलेटर है, ठीक है, या वो एलॉय है, वो किस टाइप का मटेरियल है, तो उस मटेरियल पे डिपेंड करता है हमारा ये रजिस्टर। और थर्ड तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इन दोनों से हमें एक चीज़ मिलती है क्या, आर तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ए क्या है, एरिया क्या है, इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आपको पता है कि जब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमें इक्वल मिलता है और एक कांस्टेंट मिलता है। यहाँ पे हमें कांस्टेंट क्या मिलता है, रो, इसको बोलते हैं रो, इसको हम रो बोलते हैं, वेयर रो इज़ अ कांस्टेंट एंड इट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, जो भी मटेरियल है, जिस भी मटेरियल का वायर बना है, कॉपर का बना है, एल्यूमिनियम का बना है, टंगस्टन का बना है, किसी भी चीज़ का बना है, उसका जो मटेरियल है उसका जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी होगी ना, ये समझ लो कि ये रेजिस्टेंस का बड़ा भाई है, रेजिस्टिविटी, ऐसे याद रख लो आप। तो ये जो आर है ये रजिस्टर है, और ये जो रो है ये रेजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर क्या कहलाएगा, जहाँ से कंडक्टर क्या होता है, जिसके थ्रू करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो जिसके थ्रू करंट फ्लो होगा वही इसका रो की जो एसआई यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो क्या होती है, ओम मीटर। और रजिस्टर की क्या थी, याद करो, ओम। ठीक है, और रेजिस्टिविटी की क्या है, ओम मीटर। अरे भाई ये बड़ा भाई है ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा लगाएंगे अपन, तो यहाँ पे ओम मीटर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे समझ लो कि ये जो रो है ये बड़ा भाई है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बहुत बड़ा नाम है इसका भाई, और ये आर है रजिस्टर बेचारा। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, आर की तो ओम होती है, तो इसकी क्या होगी, ओम मीटर। याद करना है आपको इतना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। यहाँ पे एक टेबल मिलती है हमें बुक के अंदर, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। आपको इसको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि जो मटेरियल होता है, ये मटेरियल क्या है, जिससे वायर बनेगी। और वायर क्या काम करेगा, कंडक्टर का काम करेगा। कंडक्टर मतलब करंट को फ्लो होने देगा। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से करंट पास हो सके। और इंसुलेटर क्या होता है, जिसके अंदर से करंट पास बिल्कुल भी ना हो सके, जैसे कि ग्लास, रबर, वुड एक्सेट्रा। तो कंडक्टर क्या होते हैं, सिल्वर। वन, इसकी रेजिस्टिविटी याद रखना, रो, रेजिस्टिविटी, रो क्या होती है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसके अंदर इनबिल्ड होती है। रेजिस्टिविटी का काम क्या होता है भाई, आप सबको पता है, जब रजिस्टर का काम होता है प्रतिरोध करना, तो रेजिस्टिविटी का काम भी क्या होगा, प्रतिरोध करना, रजिस्ट करना। ठीक है, तो इसके अंदर इतनी रेजिस्टेंस होती है, -8, मतलब बहुत ही कम, यानी कि ये बहुत ही अच्छा क्या होगा, कंडक्टर। जिसकी जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी, जिसके अंदर कितनी कम ताकत होगी करंट को रोकने की, वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट लिस्ट पे कौन है, किसका नाम है, सिल्वर। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन अगर पेपर में आपके क्वेश्चन आए तो विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सिल्वर। बेस्टेस्ट कंडक्टर कौन सा हुआ, सिल्वर। एंड देन उसके बाद क्या आएगा, कॉपर। एंड देन उसके बाद क्या आएगा, एल्युमिनियम। लेकिन हम सब जानते हैं कि हम चांदी की वायर तो नहीं लगाएंगे ना, सिल्वर की वायर तो नहीं लगाएंगे भाई, अपन इतने तो अमीर नहीं है कि भाई चांदी की वायर पूरे घरों में अपन इनबिल्ड करवा देते हैं, नहीं बाबा। तो हम किस पे जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन, विच इज़ अफोर्डेबल एंड गुड ऑल्सो। सो इसकी भी not that bad, it is 160 and 162, not that bad, it is also a very good conductor. Copper is also a very good conductor but not than the silver. Okay, तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि what is the very good conductor of the current, तो वो क्या होगा, सिल्वर। एंड देन उसके बाद क्या आएगा, कॉपर। एंड देन उसके बाद एल्यूमिनियम, देन टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज। ठीक है, मर्क्यूरी एंड मैग्नीज। ठीक है, इन सब की यहाँ पे लिखी हुई है रेजिस्टिविटी। आपको कभी क्वेश्चन आए, मतलब कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये जो फॉर्मूला है, आपको मान लो आर निकालनी है, आपको एल और ए दे दिया, तो आप रो डालोगे ना। यहाँ पे रो क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, हमेशा याद रखना, किसी भी कंडक्टर की कांस्टेंट वैल्यू है ये। तो हमको दिया नहीं, हमको दिया भी जा सकता है, और हमें इसको फाइंड नहीं करना है, बल्कि हमें क्या होगा, एक तरह से ये कांस्टेंट वैल्यू है तो हमें इसे दे रखा होगा, ये रहा अपना कांस्टेंट वैल्यू, ये अपन उसके अंदर रख देंगे, फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे ना।
एल और ए रख देंगे अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो, और आर निकालने के लिए बोलेगा। कभी ऐसा होगा कि आर दे रखा होगा, रो दे रखा है, एल दे रखा है, हमको क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। कभी हमें ए फाइंड करना है, एल दे रखा है, रो दे रखा है, आर दे रखा है। ठीक है, इस तरह से ये मैथमेटिकल न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा इसके सहायता से, इसके हेल्प से। एलॉयज़, यहाँ पे एलॉयज़ आ गए। अब एलॉयज़ क्या होते हैं मैम? तो एलॉयज़ क्या होते हैं बेटा, ये 2-3 कंडक्टर को मिला के बनते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर और निकल को मिला के क्या बनता है, कंस्टेंटिन। और ये क्या है, मैग्नीनिन। इसको किस किस को मिला के बना, कॉपर, मैग्नीज एंड निकल। 3 टाइप की कंडक्टर को बना के मिल रहा है, बनाए एलॉय। एलॉय एक सिंगल मेटल नहीं होता बेटा, इसको बनाया जाता है 2-3 मेटल्स के मिला के, 2-3 मेटल्स को मिला के बनाया जाता है एलॉयज़ को। और इनकी एक ख़ास बात क्या होती है मैम, क्या ज़रूरत आ रही थी एलॉय बनाने की, जब इतने सारे मेटल है हमारे पास, इतने अच्छे अच्छे गुण कंडक्टर, तो हमें एलॉयज़ बनाने की क्या ज़रूरत आई? बस ये बेटा एलॉयज़ का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि जब हमने एलॉयज़ बनाया तो हमने ये देखा कि जो एलॉयज़ होते हैं वो इनके मुकाबले, ये जो कंडक्टर होते हैं ना, इनके मुकाबले ज़्यादा टेम्परेचर होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं। यानी कि ये इनसे ज़्यादा टेम्परेचर को सह लेते हैं, इतनी आसानी से नहीं पिघलते हैं एलॉयज़। जितनी आसानी से ये कंडक्टर पिघल जाएंगे ना, तार, ये जो इनके अपन वायर वगैरह बनाते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब की बनाया अपन ने वायर। ठीक है, अब इन्हीं एल्यूमिनियम, टंगस्टन और ये सब का उपयोग करके, यूज़ करके, अगर हम मान लो वो इलेक्ट्रिक रोड बनाते हैं जिससे हम पानी गर्म करना चाहते हैं, और उसकी टेम्परेचर हम कितना देंगे, हाईएस्ट हम जितना अपने बोर्ड में आता है या अपने जितने इलेक्ट्रिक बोर्ड में आता है, सर्किट में आता है, उतना देंगे उसे। तो इतने में क्या होगा, ये कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है बजाय इसके। यही तो हमें पता चला एलॉय बनाने के बाद, ये हमें पता चला कि अरे यार ये जो कंडक्टर होते हैं इनसे तो बेटर होते हैं एलॉयज़। क्यों? क्योंकि इनकी टेम्परेचर होल्ड करने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब अगर हम इनके इलेक्ट्रिक रोड बना दें, इलेक्ट्रिक जो अपने इंडक्शन होते हैं, जो प्रेस होती है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी होती है, इलेक्ट्रिक कॉयल वगैरह बनाते हैं हम। ठीक है, तो ये सब किससे बनती है, टोस्टर वगैरह हो गए, टोस्टर वगैरह हो गया, अवन हो गई, तो इन सब में जो इलेक्ट्रिक कॉइल्स डलते हैं ना बेटा, वो एलॉय के बने होते हैं। क्योंकि हम उन्हें कितना भी गर्म करें, वो क्या होते हैं, टूटते नहीं हैं आसानी से, पिघलते नहीं हैं, उनका टेम्परेचर होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर एलॉयज इज मोर कैपेसिटी देन होल्ड द टेम्परेचर देन द कंडक्टर। ओके, इसलिए बेटा इसको मिलाया गया। अब ऐसे सोचना मत कि क्यों बनाया एलॉय को, भाई फ़ायदा ही हुआ अपने को बनाने के बाद। कॉपर निकल को मिला के ये बनाया कंस्टेंटिन, और एलॉय ऑफ कॉपर, मैग्नीज और निकल को ये बनाया मैग्नीन। और निक्रोम किससे बनाया, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, 4 मेटल से मिलकर बनाया। ठीक है, और इंसुलेटर तो आपको पता ही है, जो करंट को फ्लो ही ना करवाए, रजिस्ट करे, जैसे कि प्लास्टिक्स, ग्लास, हार्ड रबर, ठीक है, डायमंड वगैरह, ड्राई पेपर, वुड, ये सारी जो छोटी मोटी चीज़ें, ये क्या है, इंसुलेटर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, बस इसको याद करना है, आपको समझना था वो समझ लिया अपन ने, याद बात तो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको याद करना है तो कर सकते हो, कर लो, बहुत अच्छी बात है। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस होते हैं, अगर हम इनको सीरीज़ और पैरेलल 2 टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, सर्किट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कितने टाइप से, 2 टाइप से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बड़े नंबर आते हैं 10th क्लास में, 3 और 4 नंबर के बड़े क्वेश्चंस आते हैं इसको। ठीक है, हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर का। रजिस्टर ऑफ अ सिस्टम इन रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, यानी कि 2 टाइप में होते हैं यार, सीरीज़ में होते हैं और पैरेलल में होते हैं। आपको पता है सीरीज़ का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको। एमीटर किस में कनेक्ट होता है, सीरीज़ में, तो इसका मतलब ये सीरीज़। तो हमको 2 टाइप में पढ़ना पड़ेगा, सीरीज़ में और पैरेलल में। ठीक है, तो पहला हम पढ़ लेते हैं, ये देखो सीरीज़ में जोड़ दिया, सीरीज़ में जोड़ा ना, इसको देखो ध्यान दो, R1 R2 R3, ये वायर के अंदर, ये अलग से कोई वायर लेनी नहीं पड़ी अपने को। इसी वायर, जिस वायर के अंदर बैटरी हमारी जुड़ी है, जिस वायर के अंदर हमारी की जुड़ी है, उसी वायर के अंदर हमने क्या जोड़ा है, रजिस्टर जोड़ दिया। 1 2 3 1 2 3, ये कंप्लीट हो गया। एमीटर किस में होता है, रजिस्टर सीरीज़ में होता है, याद रखना। एमीटर हम किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में। ये मैंने आपको ओम्स लॉ वाले टॉपिक में पढ़ाया है, हमेशा याद रखना बेटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और वोल्ट मीटर हमेशा किस में होता है, पैरेलल में। पैरेलल मतलब ये जो हमारा मेन वायर है, ये जो मेन वायर है, ये मेन वायर है ना अपना, इसके किस में है, ये पैरेलल में ही तो देखो, देखो ये पैरेलल में है ना। तो हमेशा इसको अलग से वायर लिया अपन ने, वोल्ट को, इसमें ये 2 वायर जोड़े और इसको इसके पैरेलल में, इस वाले जो मेन वायर हमारी जा रही है, ये वाली मेन वायर, इसके वायर के साथ पैरेलल में हमने ऐड कर दिया। R1 के लिए V1 वाला वोल्ट, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3। वेरी सिंपल है, ये बैटरी है, ये की है, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है तीनों। ये 3 अलग अलग वोल्ट मीटर क्यों लगाए मैम, क्योंकि हमें क्या करना है, अलग अलग रेजिस्टेंस फाइंड करना है ना,
R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3, ठीक है। अलग अलग हमें पता करना पड़ेगा इसमें। ये सीरीज़ है, सीरीज़ का इस तरह से होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब मैम क्या हुआ, जो हमारा V जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो एक्चुअली में किसके बराबर होगा, V1 V2 V3। ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, ये जो बैटरी है, जो ये वोल्ट है, ये किसके बराबर होगा, V1 V2 V3। अगर V4 होगा तो उसके बराबर भी होगा, V+4 ऐड करते चले जाएंगे हम, ठीक है। तो इससे हमें क्या एक इक्वेशन मिलती है, V1 प्लस V2 प्लस V3। हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल टाइप है बेटा, ये एक न्यूमेरिकल टाइप है। हमें इसको क्या करना है, समझना है और इसको खुद फाइंड करना है। हमें इसके लिए इससे एक फॉर्मूला निकालना है, किसका, रजिस्टर इन सीरीज़ में, ठीक है। यहाँ पे लेट आई है ये करंट, लेट आई बी द करंट थ्रू द सर्किट। मान लेते हैं हम कि भाई इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, आई है। द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज़ ऑल्सो आई। यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से गए बैटरी से, ये प्लस से हमेशा ऑलवेज करंट कैसे जाती है, +2 माइनस, हमें याद रखना है। तो ये हमारी जो आई है वो यहाँ से गुजरेगी, तब भी यहाँ आई होगी, ठीक है। एक ही वायर है ना, यहाँ से गुजरी, इस R2 से गुजरी, तो यहाँ पे भी क्या होगी, आई। और यहाँ R3 से गुजरने के बाद यहाँ कौन सी मिली हमें, यहाँ भी क्या मिली, आई। तो इस पूरे सर्किट के अंदर हमारी आई क्या है, कॉमन है, आई है। इसमें कोई डिवीज़न नहीं हुआ है, कोई अलग अलग नहीं है। आई वही हमारी करंट जो यहाँ से एंटर करी, यहाँ से वही यहाँ से निकली, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ, आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे क्या बन रहा है, VRI, यानी कि ओम्स लॉ बन रहा है धीरे धीरे। तो हम क्या अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, सो अप्लाई ओम्स लॉ टू द एंटायर सर्किट। अगर एंटायर सर्किट के अंदर ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ओम्स लॉ यहाँ पे एक इसके लिए अलग V1 आ गया। अब क्या करें हम, इसमें कैसे ओम्स लॉ लगाएं भाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, V1 के लिए R1 ले लेंगे, V2 के लिए R2 ले लेंगे, V3 के लिए, तो इसलिए अलग अलग लिख दिया हमने। V1 के लिए I तो सेम ही रहेगा ना सब में, I देख लो, जो यहाँ से एंटर किया था वो यहाँ से निकला है, तो ये पूरा का पूरा I तो सेम ही रहेगा, पूरे सर्किट के अंदर I रहेगा, ठीक है। इसमें कोई I1 I2 3 नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ से जो एंटर किया ना वही हमारा यहाँ से निकला है। यहाँ पे कोई सेपरेट वायर नहीं है, सेम वायर है। तो जो करंट इस वायर से एंटर करेगी वो इस वायर से सेम ही निकलेगी ना करंट में कोई दिक्कत नहीं है। अपनी करंट यहाँ से नाप लेंगे अपन, पता चल जाता है यहाँ से एमीटर से कि जितनी करंट हमारी यहाँ पे एंटर करी थी उतनी ही इसमें दिखाएगी, आपको याद रखना है। तो इसलिए आई सेम रहेगी इसमें, ठीक है। तो V1 के लिए R1 IR1, V2 IR2, V3 IR3, वही ओम्स लॉ के थ्रू हम इसको अलग अलग सेपरेट अलग अलग कर लेंगे। मतलब V1 के लिए R1 लिख लेंगे, V2 के लिए R3, ठीक है, V2 के लिए R2, सॉरी V3 के लिए R3। नेक्स्ट क्या है अपना इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब अपना इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई, ये रहा, और 2 क्या है, ये रहा। यहाँ पे V की वैल्यू क्या है, IR है ना। तो 1 पहले अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से लें तो क्या कर सकते हैं भाई, देखिए V1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी टोटल वैल्यू क्या होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 की टोटल वैल्यू इज इक्वल टू V होती है ना, होगी ना ऑफकोर्स। पूरे सर्किट के अंदर जितने V लगे हैं उसको टोटल कर देंगे तो पूरा एक सिंगल V आ जाएगा ना, अपना पूरा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ना, ठीक है। तो V की जगह पर हमने IR क्यों रखा है, ओम्स लॉ से, ये रहा V इज इक्वल टू IR। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, IR। V1 की जगह क्या रखेंगे, IR1, कहाँ से मैम, ये रहा भाई, V1 के लिए IR1, V2 के लिए IR2, V3 के लिए IR3। यहाँ पे पुट कर देंगे IR1 IR2 IR3। यहाँ पे I सब में कॉमन है, इसको बाहर ले लेंगे, के ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा अपना R1 R2 R3, प्लस लगाएंगे पीछे। यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, सेम I है, इक्वल में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। या फिर हम इसको कैसे भी कर सकते हैं, कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, दोनों इक्वल पोजीशन पे I कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया है यही है रजिस्टर इन सीरीज़ का फॉर्मूला, ठीक। यानी कि पूरे सर्किट के अंदर जो टोटल रजिस्टर होगा ना, वो चाहे कितने भी रजिस्टर छोटे छोटे लगे हों उन सब के सम के इक्वल होगा, ठीक है। उसके पूरा ऐड करेंगे ना उसके इक्वल होगा R, टोटल R होगा। जो सर्किट के अंदर टोटल R होगा ना वो R1 प्लस R2 प्लस R3, जो भी एंड सो ऑन, R4 R5 R6 जितने भी R लगे होंगे उसके सम के इक्वल होगा R, ठीक है। अब सेकंड आ जाते हैं अपना पैरेलल में। पैरेलल का मतलब क्या होता है आपको मैंने भी समझाया। पैरेलल का मतलब ऐसे होता है, ये है पैरेलल, ये चीज़ होती है पैरेलल। और पैरेलल में क्या ऐड होता है, देखो अगर हम इस रेजिस्टेंस को
पैरेलल में ऐड करना हो तो मैंने क्या कहा था, जो मेन वायर होती है उसके थ्रू नहीं, अलग से वायर लेनी पड़ेगी। एक तो इसी में जुड़ गई, अब सब पैरेलल में आपस में तीनों में पैरेलल होनी चाहिए, तो इसके पैरेलल यहाँ लगाने के लिए इसको अलग से एक वायर लेके देखो यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब इसको भी करना है, 3 करने हैं अपने को, 3 लेके चल रहे हैं अपन। तो यहाँ पे आर, अब इसको एक रजिस्टर को इससे कनेक्ट करना है, तो इसके पैरेलल होने चाहिए, तो ये इसको अलग से वायर लेके यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ तीनों को यहाँ कनेक्ट कर दिया। पर तीनों किस में आ गए अपने आप, 1 2 3 पैरेलल में आ गए। और वोल्ट मीटर किस में होता है, पैरेलल में होता है, ठीक है। और एमीटर किस में होता है, सीरीज़ में। कुंजी की लगी हुई है, प्लग ऑन है, बैटरी है, यहाँ से करंट फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, क्या है, दिक्कत विक्कत नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है ना, पैरेलल है तो थोड़ा तो डिफरेंट होगा। यहाँ से सीधा आई गई, यहाँ पे आई, लेकिन अब यहाँ से जो आई गुजरी, यहाँ से इस पूरे सिस्टम के अंदर R1 यहाँ से तो सेपरेट हो जाएगी, 3 वायर आ गए ना, यहाँ से जो आई जाएगी वो I1 कहलाएगी ना, और यहाँ से जो आ जाएगी वो I2 कहलाएगी, यहाँ से जो आ जाएगी वो R3 कहलाएगी। लेकिन V सिर्फ सिंगल रहेगा, क्यों मैम, ऐसा क्यों, यहाँ पे V अलग अलग क्यों नहीं है बेटा, ये सब आपस में पैरेलल में है, और V भी किस में लगता है, सर्किट के अंदर पैरेलल में लगता है, तो ये अपने आप तीनों की क्या हो जाएगी, कहलाएगी। मतलब इन तीनों की क्या है, वोल्ट ये कैलकुलेट कर लेगा। पैरेलल में ही तो अलग अलग थोड़ी है भाई, सीरीज़ में था तो, क्योंकि वोल्ट क्या कर सकता है, हमेशा सीरीज़ में तो नहीं लगा सकते वोल्ट मीटर को, ये वोल्ट मीटर है, तो हम इसको किस में लगाते हैं, पैरेलल में। अब यहाँ पे ये R1 R2 R3 ऑलरेडी तीनों पैरेलल में, तो बेचारा वोल्ट मीटर सबके अलग अलग थोड़ी लगाया, वो तो सीधा पैरेलल में लग जाएगा, तो इसको टेंशन ही नहीं है। सीरीज़ में थी कि उस बेचारे R1 के लिए उसको अलग से पैरेलल में आना पड़ा, फिर इसके लिए अलग से, ठीक है, देख रहे हो ना, यहाँ पे अलग से लेना पड़ता V1 V2 V3, क्योंकि यहाँ पे ये पैरेलल में ही लग सकता है, सीरीज़ में नहीं लग सकता कि एक लगा दिया और तीनों का कैलकुलेट कर लेगा, इसमें तीनों का अलग अलग करना पड़ता है। और यहाँ पे तो ये ऑलरेडी बेचारे R1 R2 R3 तो तीनों ही पैरेलल में, तो वोल्ट मीटर क्या होगा, पैरेलल में लग जाएगा ना, एक ही लगेगा ना। तो यहाँ पर सिस्टम क्या अलग हुआ, यहाँ पे I1 I2 I3 सेपरेटेड है, और V क्या है, एक, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या था, R1 R2 R3, ठीक है, I सिंगल था, V1 V2 V3 था अलग अलग। अब यहाँ पे क्या है, V सिंगल है, और क्या है, I1 I2 I3 अलग अलग है। बिल्कुल सिंपल चीज़ है भाई। तो यहाँ पे जैसे V1 V2 V3 आया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, सम ऑफ इलेक्ट्रिक, द टोटल करंट I इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन। सारे ब्रांचेस को अगर देखा जाए तो सारे ब्रांचेस के अगर अलग अलग हम करंट को फाइंड करें तो वो किसके इक्वल आएगा बेटा, I के, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1 आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, सेम वही चीज़ है जैसे वहाँ पे V1 प्लस V2 V3 था, क्योंकि वो अलग अलग बन रहा था। यहाँ पे अलग अलग क्या हो रही है, I1 I2 I3, यहाँ पे सिंगल आई नहीं है बेटा, यहाँ पे वायर अलग अलग हो गए ना, तो यहाँ से सेपरेट हो गई। ये देखो अब ये वायर यहाँ पे आई जाएगी, तो अब ये सिर्फ इसमें थोड़ी जाएगी, यहाँ तो सिर्फ जाएगी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं तो सिर्फ इसमें जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी इधर उधर, मेरी मर्जी, ऐसा नहीं होता बेटा, इसकी मर्जी नहीं चलेगी। अब ये कंडक्टर है तो करंट जहाँ भी मिलेगी इसको, जो वायर मिलेगी वो तीनों में फ्लो करेगी। तो यहाँ तो आई क्या हो जाएगी, इस तरह से आई को क्या मिल जाएगा, I1 I2 I3, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला बन गया I1 प्लस I2 प्लस I3, फॉर्मूला नंबर 1। और वही अप्लाई क्या करेंगे अपन, ओम्स लो, आई फाइंड करना है ना, यहाँ पे देखो आई फाइंड करना है, याद रखना। वहाँ पे V फाइंड करना था तो हमने क्या किया, V रखा इधर ओम्स लो में, और IR। अब यहाँ पे हमको क्या है लिखा हुआ है, I प्लस I2 प्लस I, यानी सम ऑफ कितना हुआ है, करंट का, I का। तो हम यहाँ पे किसका फॉर्मूला, ओम्स लो ही है बेटा, ये भी V इज़ इक्वल टू IR, ओम्स लो ही है। लेकिन यहाँ पे हमने किसको फाइंड करना है, I को। तो यहाँ पे I को अगर हमको फाइंड करना है तो I को यहीं रहने देंगे, और V अपॉन R हो जाएगा। ये भी ओम्स लो ही तो है, खाली हमने इधर उधर कर दिया, हमको I फाइंड करना था तो V अपॉन R हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 ये बन गया। अब I तो सिंगल नहीं है, I तो अलग अलग है, तो I1 के लिए क्या आ जाएगा, V अपॉन R1, I2 के लिए क्या आ जाएगा, V अपॉन R2, I3 के लिए V अपॉन R3। मैम ये कैसे हो रहा है, I1 के लिए R1, यहाँ देखो ना बेटा R1, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी उसको क्या नाम दिया अपने, I1, R2 को क्या नाम दिया अपने, I2, और R3 को हमने क्या नाम दिया, जिस R2 में से जो करंट, R3 में से जो करंट फ्लो हुई उसको R3। तो इतना कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, I1 के लिए R1, I2 के लिए R2, I3 के लिए R3, ठीक है। अब ये सारी इक्वेशंस वैसे ही इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे I1 I2 I3 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इन तीनों में से। कैसे, ये पहले तो फॉर्मूला नंबर 1 वापस लिखेंगे अपन, I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख दिया। अब I की वैल्यू यहाँ पे V अपॉन R कैसे आया मैम, ये रहा, यहाँ से I की वैल्यू V अपॉन R, यहाँ क्या, I1 की वैल्यू यहाँ गई, इससे यहाँ रख दिया, I2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दिया, I3 की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दिया, बस।
अब क्या, वहाँ पे जैसे कॉमन आई था तो उसको बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या है कॉमन, वी है। अब वी कहाँ है, R1 के ऊपर है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ 1 आएगा ना, 1/R1, 1/R2, 1/R3, अंडरस्टैंड। यहाँ पे ये है, यहाँ पे R1 + R2 + R3 नहीं बचेगा, क्योंकि R3 तो नीचे डिवाइड में है ना, ऊपर क्या बचेगा। अगर यहाँ से तीनों में से वी निकाल दें तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, 1। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 तो ब्रैकेट में, और वी कॉमन था इसलिए हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे भी वी बाहर ले लिया हमने, 1/R1। तो वी से वी कैंसिल, यहाँ पे भी क्या बचा, 1/R1 R, और यहाँ पे क्या हुआ। यानी कि हमको एक बात याद रखनी है कि ये जो हमारे सीरीज़ में था वो तो R1 + R2 + R3, और यहाँ पे जो हमारा पैरेलल में है वो 1/, रेसिप्रोकल है बेटा, इसका रेसिप्रोकल है। जो सीरीज़ में हमें रेजिस्टेंस मिलेगी, उस जो हमें पैरेलल में मिलेगी वो एक दूसरे की क्या होगी, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो, उल्टा पलट दो। R का रेसिप्रोकल 1/R, और 1/R का R। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो ना, पलट देना, बदल देना। यानी कि अरे यार, रेसिप्रोकल का मतलब यार R है, अगर इसका रेसिप्रोकल करे, उल्टा करे तो 1/R हो जाएगा। यानी कि मैं अगर तुम्हें साइड में समझाना चाहूँ तो भाई मैम 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, और 1/2 का क्या होगा, 2, नीचे 1 लगा दो, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल का मतलब पलट दिया। यानी कि हमें ये पूरा कंक्लूजन निकाले तो सीरीज़ और पैरेलल के अंदर ये डिफरेंस होता है कि टोटल ऑफ सम ऑफ क्या होगा, R1 + R2 + R3, और पैरेलल में टोटल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, सम ऑफ 1/R1, 1/R2, 1/R3। और यहाँ से हमने दोनों में से अगर कंक्लूजन निकाले, इन दोनों में से, तो ये क्या है R, और ये क्या है 1/R। यानी कि एक्चुअली में ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। क्या है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो दैट्स इट, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट लास्ट पार्ट लेके आएंगे इस चैप्टर का और उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लो इसको, ये पूरा स्टेप वाइज बहुत सिंपल है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया, ये डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके नंबर कहीं नहीं जा रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।